पूरे 2 साल बाद अपने गांव जा रहा था। वो बहुत ही खुश था। उसे अपने गांव जाने से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो 2 साल बाद रितु से मिलेगा। रितु, उसकी प्रेमिका। वे दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। अंकित पुराने दिनों में खोया हुआ था, तभी उसके कानों में एक आवाज आई, झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी, तीखी तीखी झालमुड़ी। झालमुड़ी वाला अंकित के पास आकर उससे पूछता है, बाबू साहब, झालमुड़ी बना दूं क्या? एकदम मसालेदार, एक बार खाएंगे तो फिर से खाने का मन करेगा। झालमुड़ी वाले की बात सुनकर अंकित उसका चेहरा देखने लगा और उसे कुछ याद आने लगा। भैया, थोड़ा सा और तीखा बनाओ ना, ये तो बिल्कुल भी तीखा नहीं है। रितु, तुम्हारी आंख और नाक दोनों से पानी आ रहा है और तुम तीखे की बात कर रही हो। झालमुड़ी वाले ने थोड़ा और तीखा डाल दिया। खाने के बाद रितु को इतना तीखा लगा कि उसका मुंह जलने लगा। अंकित, बहुत तीखा, बहुत तीखा, बहुत तीखा लग रहा है, मुंह जल रहा है। अंकित पुरानी बातों को सोचकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो रितु कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो रितु, जानती हो मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे थे? याद है 2 साल पहले हम मेले में जो गए थे और झालमुड़ी खाई थी, तो तुम्हें कितना तीखा लग रहा था। तुमने 1 बोतल पानी तो पिया ही, उसके बाद जलेबी भी खाई। सब याद है अंकित, सब याद है। तुम बस जल्दी से आ जाओ। इस बार फिर से मेला लगा हुआ है। हम उस मेले में जाकर फिर से घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे। बस थोड़ी देर और, हाँ, मेरी ट्रेन पहुंचने ही वाली है। ये कहकर रितु ने फोन रख दिया। अंकित फिर से रितु की यादों में खो गया। उसे हर वो पल याद आने लगा जो वो रितु के साथ बिताता था। वो गांव का तालाब जहाँ वो घंटों बातें किया करते थे। वो आम का पेड़ जिस पर से ना जाने कितनी बार उसने रितु को आम तोड़कर खिलाए थे। वो छिप छिप कर दोनों का साइकिल पर घूमना और नई दुनिया के सपने देखना। अरे, कैसे नहीं मानेंगे बाबूजी? क्या कमी है तुम में? इतने सुंदर हो, मेरा ख्याल रखते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, वो जरूर मान जाएंगे। और अगर ना माने तो? तो मैं तुम्हारे साथ साइकिल पर बैठकर भाग जाऊंगी। अंकित उसकी बातों को सुनकर हंसने लगा, लेकिन हंसी हंसी में आज उसने एक बहुत गहरी बात कही। रितु, हम प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन सिर्फ प्यार के सहारे जीवन कैसे चलेगा? अरे, प्यार से ही तो जीवन चलता है। वो तो ठीक है रितु, लेकिन मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? तुम्हारी जरूरत की चीजें कैसे दिलाऊंगा? रितु ने कुछ देर उसकी ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो चाहिए। मुझे तो तुम्हें बहुत सारी खुशी देनी है। तुम्हारी मांग को चांद तारों से सजाना है। इसके लिए मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा, फिर अच्छी सी नौकरी करनी होगी। शहर का नाम सुनते ही रितु का चेहरा पीला पड़ गया। वो उदास हो गई। तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी। अरे, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, फिर तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं शहर जाकर मुझे भूल गए तो? भला सांस लेना भी कोई भूलता है क्या? तुम तो सांस हो मेरी रितु। ये कहकर अंकित ने रितु को गले से लगा लिया। अगर मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हमें साइकिल पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बाबूजी खुशी खुशी हमारी शादी को तैयार हो जाएंगे। फिर सोचो कितनी धूमधाम से मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा। अंकित ने हर तरह से रितु को समझाया। वो समझ तो गई, लेकिन उसका दिल अंकित के जाने से बहुत उदास हो गया। वो हर पल उसी के बारे में सोचती रहती। हालांकि दोनों हर दिन फोन पर बातें करते, फिर भी दोनों को बहुत अधूरा सा लगता। इस बीच अंकित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसकी नौकरी भी लग गई। अब वो रितु के बाबूजी से उसका हाथ मांग सकता है। यही सोचता सोचता अंकित जा रहा था। कुछ देर बाद उसके गांव का स्टेशन आ गया। वो ट्रेन के दरवाजे पर सामान लेकर खड़ा हो गया। तभी उसे रितु दिखाई दी। उसे देखकर अंकित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ट्रेन के रुकते ही जैसे ही अंकित ट्रेन से उतरा, रितु ने उसे गले से लगा लिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अंकित। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे, सब घूर रहे हैं हमें। घूरने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। बस तुम मेरे सीने से लगे रहो। अंकित रितु के साथ बातें करता हुआ स्टेशन से बाहर आ गया। स्टेशन के बाहर खड़े रिक्शे में दोनों बैठे और बातें करते हुए जाने लगे। इस बीच अंकित ने नोटिस किया कि वो रिक्शे वाला बार बार पीछे घूमकर उसे अजीब सी नजरों से देख रहा है। उसने ये महसूस किया कि आने जाने वाले लोग भी उसे घूरते हुए देख रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रितु, तूने ये नोटिस की? लोग मुझे अजीब सी नजरों से घूर घूर कर देख रहे हैं। अरे घूरने दो उन्हें। ये जमाना हमेशा से ही प्रेमियों को घूरता है।
वो ये बोल ही रहा था कि एक बार फिर से रिक्शे वाला पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। इस बार अंकित ने उसे जोर से डांट दिया। आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप बार बार पीछे मुड़कर हमें क्यों देख रहे हैं? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? लड़की? हाँ लड़की। अब आराम से आगे देखकर चलाइए, नहीं तो हम दोनों रिक्शे से उतर जाएंगे। रिक्शे वाले ने फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच रितु का घर आ गया। अंकित ने उसे वहीं छोड़ा और कल मिलने का वादा किया। फिर वो अपने घर आ गया। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो गई। कितना पतला हो गया है रितु, शहर में खाता पीता नहीं था क्या? खाता तो था माँ, लेकिन तेरे हाथ का खाना वहाँ कहाँ मिलता। अब आ गया हूँ, तू जी भर के मुझे खिलाना। हाँ, और हाँ, कल हम रितु के यहाँ जाएंगे। रितु के यहाँ? हाँ माँ, देखो अब मेरी अच्छी नौकरी लग गई है। अब मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा। जल्दी से जल्दी रितु से शादी करके उसे और तुम्हें शहर लेकर चला जाऊंगा। अंकित की बातों को सुनकर उसकी माँ को एक झटका सा लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पता था कि अंकित और रितु एक दूसरे को बचपन से ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंकित को वो सच्चाई बताने की जिसे सुनकर अंकित अपना धैर्य खो सकता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अंकित को वो बात बता ही दी। बेटा, रितु अब जीवित नहीं है। तुम्हारे जाने के 3 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। मौत? ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, तुम शहर चले तो गए, लेकिन तुम्हारी याद उसे हमेशा आती रही। उसे न खाने की सुध होती और न पहनने की। वो तो बस तुम्हारे बारे में ही सोचा करती। एक दिन जब वो उसी तालाब के पास बैठी थी जहाँ तुम दोनों अक्सर मिला करते थे, वहाँ पता नहीं कहाँ से एक सांप आ गया। वो बेचारी तुम्हारे ख्यालों में डूबी हुई थी। सांप को देखकर वो जब तक भागती, सांप उसे काट चुका था। उसकी तत्काल मौत हो गई। माँ, मेरी रितु जिंदा है। वो अभी अभी तो मुझे स्टेशन पर लेने आई थी। मैं कल उससे मिलने भी वाला हूँ। अंकित की माँ बार बार कहती रही कि रितु मर चुकी है, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अगले दिन उससे मिलने निकल पड़ा। अंकित की माँ भी उसके पीछे पीछे गई। उसने देखा कि अंकित उसी तालाब के पास गया है जहाँ वे दोनों अक्सर मिला करते थे। उसकी माँ ने देखा कि वो हंस हंस कर किसी से बातें कर रहा है, लेकिन वो जिससे बातें कर रहा है वो उसे नहीं दिख रही थी। वो समझ गई कि जरूर ये रितु का भूत है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। वो कह रही थी कि तुम मर गई हो। अंकित, माँ सही कह रही थी। मैं अब जिंदा नहीं हूँ। सांप के काटने से मेरी मौत हो गई है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अंकित को भी अब पता लग गया था कि रितु नहीं है, लेकिन वो ये सच स्वीकार नहीं करना चाहता था। वे दोनों पहले की तरह ही घूमते बातें करते, लेकिन अब गांव में सभी अंकित को पागल समझने लगे थे। एक दिन अंकित की माँ के गुरुजी उनके घर आए। गुरुजी बहुत पहुंचे हुए थे। अंकित की माँ ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुनकर गुरुजी चिंतित हो गए। उन्होंने उसी समय अपने मंत्रों और अपनी शक्ति के द्वारा रितु की आत्मा को वहां बुलाया। देखो रितु, हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम्हारी और अंकित की दुनिया अलग है। तुम मृत हो और वो जीवित है। यह मिलन संभव नहीं है। अगर तुम इसी तरह अंकित से मिलती रही तो लोग उसे बहुत जल्द पागल साबित करके पागल खाने भेज देंगे या उसे गांव से निकाल देंगे। क्या तुम्हारा प्यार तुम्हें ये करने की इजाजत देगा? क्या तुम अंकित को तकलीफ में देखना चाहोगी? गुरुजी की बात सुनकर अपने प्यार की खातिर रितु हमेशा के लिए चली गई। हालांकि उसका प्यार इस जन्म में अधूरा ही रह गया। दूसरी ओर अंकित ने भी पूरी जिंदगी शादी नहीं की। वो रितु को ही अपनी पत्नी मानकर जीता रहा।